बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ गुलाम मुर्तज़ा सिद्दीकी एडवोकेट। हम जो है वो पाकिस्तान पिनल कोड 1860 की जो लेक्चर सीरीज़ हमने शुरू की हुई है, तो हमने जो तकरीबन 16 सेक्शन जो है हमने पिछले जो वीडियो में हमने पढ़े थे, जिसमें जो है वो डेफिनेशंस के ऊपर हमने जो है वो काफ़ी कुछ सीखा था। आज जो है वो हम सेक्शन 17 से जो है वो हम शुरू कर रहे हैं, और जो बकाया जो सेक्शन 50 तक जो डेफिनेशंस हैं हम उसको आज पढ़ेंगे, इसको सीखेंगे। क्योंकि आप चाहे आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं या आप प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील के अपने पेपर देने हैं, या इवन कि आप सिविल जज या एडिशनल सेशन जज के भी एग्ज़ाम देने हैं, तो आपके लिए जो पाकिस्तान पिनल कोड का जो सब्जेक्ट है उसका जो चैप्टर जो डेफिनेशंस के वाले से है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इसके बगैर जो है ये पीपीसी का जिक्र जो है वो नामुकम्मल हो जाता है। तो आज हम सेक्शन 17 में देखते हैं कि 17 में आज क्या है। सेक्शन 17 जो है उसमें जो डेफिनेशन है वो है गवर्नमेंट की डेफिनेशन। गवर्नमेंट किसे कहते हैं? ये सेक्शन 17 पीपीसी का कहता है कि द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द पर्सन आर पर्सन्स ऑथराइज्ड बाय लॉ to administer executive government in Pakistan or any part of thereof। यानी कि इसके जो अब हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, तो इनके इंग्रेडिएंट्स में जो है वो पहली लफ्ज़ है पर्सन। यानी कि गवर्नमेंट में पर्सन भी हो सकता है और पर्सन्स भी हो सकते हैं, यानी कि एक शख्स या एक से ज़्यादा अशखास भी हो सकते हैं। तो वो किस तरह से गवर्नमेंट करते हैं? वो ऑथराइज्ड बाय लॉ, ये दूसरा इसका इंग्रेडिएंट है। यानी कि उसको कानून में जो है वो उसको इजाज़त है, ऑथराइज्ड बाय लॉ, कानूनी तौर पर उसको इख्तियार है किस चीज़ का? कि एडमिनिस्टर एग्जेक्टिव गवर्नमेंट, यानी एग्जेक्टिव जो है एडमिनिस्टर यानी इंतज़ामी मामला जो है उनकी जो है वो देखभाल करना, और उसको ये कानूनी तौर पर इख्तियार हो पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी हिस्से पर। तो ये डेफिनेशन है गवर्नमेंट की। अब नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 19 जो है वो जज की डेफिनेशन बयान करता है कि पीपीसी के तहत जज किसे कहते हैं। जज में अब पहले जज को पढ़ लेते हैं, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स में देखते हैं। तो जज, द वर्ड जज डज नॉट ओनली डिनोट एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज, बट आल्सो एवरी पर्सन who is empowered by law to give in legal proceedings, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which if not applied against would be definitive, or a judgment which if confirmed by some other authority would be definitive, or who is one or body of persons, which body of persons is empowered by law to give such a judgment। यानी कि सेक्शन 9 में जो जज की जो डेफिनेशन है उसको हम आसान तरीके से इस तरह से सीख लेते हैं, उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले वो ये कहता है कि द वर्ड जज डज नॉट ओनली डिनोट एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड, यानी कि ना सिर्फ पहला बंदा वो है कि जो ऑफिशियली जिसका तकर्रर हो चुका हो, नंबर 1। नंबर 2, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ, जो कि कानूनी तौर पर इख्तियार हो। पहली बात यह है कि वो उसका ऑफिशियली तकर्रर हो। दूसरा, फिर कानून में उसके इख्तियारात हों। क्या? नंबर 1, को किसी लीगल प्रोसीडिंग में या सिविल प्रोसीडिंग में या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक हतमी फैसला दे सके, और ऐसा फैसला कि अगर उसकी अपील ना हो या अपील हो कि कोई दूसरी अथॉरिटी उसको कन्फर्म कर दे, तो ऐसी जजमेंट, ऐसा फैसला करने वाला जज या जजेस की बॉडी, तो ये जज की डेफिनेशन में जो है शुमार करती है। तो जज उसको कहते हैं जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड हो, जो ऑथराइज्ड बाय लॉ हो, कि किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, सिविल में, क्रिमिनल में एक डेफिनेटिव यानी एक कतई और हतमी जो फैसला देने का इख्तियार हो, तो उसे जज कहते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन 20 जो है वो कहता है जी कि कोर्ट ऑफ जस्टिस की डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 20 के तहत। सेक्शन 20 ये कहता है द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोंग, और अ बॉडी ऑफ जजेस व्हिच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट
जुडिशरी एज अ बॉडी, व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्ट जुडिशरी। अब कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अदालत इंसाफ उसको कहते हैं जिसमें एक जज होता है या जजेस की बॉडी होती है। जैसे आप सुनते हैं सिंगल बेंच, फुल कोर्ट, तो या तो एक सिंगल जज हो या जजेस की बॉडी हो, और वो क्या करें, वो अथॉराइज्ड बाय लॉ, कानून के तहत उसको इख्तियार हो कि वो एक्ट जुडिशरी अलाउन या अकेले सिंगल बेंच सिंगल जज के तौर पर वो फैसला करने का इख्तियार हो, या कलेक्टिवली यानी एक एज अ बॉडी उनको कानून के मुताबिक फ़ैसला करने का इख्तियार हो, यानी कि वो एक्ट जुडिशरी अदालती तौर पर वो का काम करने का सार अंजाम दे रहे हों, तो उसमें तो उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 21 में जो है वो हम देखते हैं कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन जो है वो हम देखते हैं। अब पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन से जो लोग शामिल होते हैं, उनमें सबसे पहले एवरी कमीशन ऑफिसर्स ऑफ मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स। यानी कि इससे पहले ये बात पता चली कि जो फौज जो है, चाहे वो बर्री हो, बहरी हो या सोल्जर्स हो, तो ये सारे जो है ये फेडरल गवर्नमेंट या किसी और शख्स जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत यहाँ ड्यूटी सार अंजाम दे रहे हों, तो ये पब्लिक सर्वेंट यानी कि ये आवाम के नौकर हैं। कौन है? नंबर 1 ऑल कमीशन ऑफिसर्स ऑफ मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स, एक बात। नंबर 2 एवरी जजेस भी जो हैं वो भी क्या हैं, वो पब्लिक सर्वेंट है। नंबर 3 एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो जज का जितने भी अमला होता है, एक कोर्ट ऑफ जस्टिस का जितना भी अमला होता है, जितने भी लोग उनसे मुंसलिक होते हैं, वो सारे किसमें फाइल करते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट में फाइल करते हैं। फिर एवरी जूरी, असेसर्स, मेंबर ऑफ पंचायत या असिस्टिंग ऑफ कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट, जिनको अदालत ने या पब्लिक सर्वेंट ने इस काम के लिए कोई फैसला देने का इख्तियार दिया हो, बतौर मेंबर ऑफ पंचायत या वो असेसर्स या जूरी मैन, तो ये सारे भी पब्लिक सर्वेंट में शामिल होते हैं। फिर उसके बाद कोई आर्बिट्रेटर, सालिस, जिसको अदालत ने इख्तियार दिया हो, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है। फिर उसके बाद एवरी पर्सन हु हैज़ द पावर कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, कि कोई भी शख्स जिसको कानूनी तौर पर किसी भी शख्स को हिरासत में रखने का इख्तियार हो। फिर उसके बाद एवरी पर्सन हु हैज़ द पावर टू प्रिवेंट ऑफेंस, कानून के मुताबिक जिसको जराइम रोकने का इख्तियार हो, वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है। फिर एवरी पर्सन हु इज़ ड्यूटी, वो कोई भी उसका जो गवर्नमेंट का ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट रिसीव, कीप, एक्सपेंड, कोई भी वो डॉक्यूमेंट जो है वो कंडक्ट करने का इख्तियार है या कोई असेसमेंट करने का इख्तियार है, ये पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है। इसी तरह से एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी क्या है कि वो कोई भी सर्वे कर सकता है या वो टैक्स कलेक्शन कर सकता है, वो रेट्स कलेक्शन कर सकता है, तो इस पर्पज़ के लिए किसी गांव में, विलेज में, टाउन में अपनी ड्यूटी सार अंजाम देता है, तो ये भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है। फिर कोई भी शख्स जो अंडर द लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, कंडक्ट इलेक्शन और जो कंडक्ट एन इलेक्शन आर पार्ट ऑफ एन इलेक्शन, चाहे वो इलेक्टोरल रोल आर टू कंडक्ट द इलेक्शन, तो ये सारा जो इलेक्शन कंडक्ट करने का, लिस्टें बनाने का, उसका इत्माम करने में जितने भी लोग शामिल होते हैं, वो सारे भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। उसके बाद जो है हम जो देखते हैं कि वो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस,
ये इसकी डेफिनेशन जो है वो अब हम जो है वो अगली वीडियो में हम जो कि इसमें सीखेंगे। तो आज जो है जो हमने आज की जो वीडियो में हमने जो सीखा है कि वो गवर्नमेंट की डेफिनेशन सीखी है, जज की डेफिनेशन सीखी है, कोड ऑफ जस्टिस की डेफिनेशन सीखी है और पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन और इसके इंग्रेडिएंट्स को हमने जो सीखा है। तो मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इससे अगला जो लेक्चर जो है, जो तीसरी वीडियो जो है, उसमें जो बकाया जात जो डेफिनेशन है उसको जो हम बड़ी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।